हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात में गुजराती भाषा में भाषण दे रहे हैं। वो कह रहे थे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो आपको लूट लेगा आपकी संपत्ति को। अरविंद शर्मा भी यहाँ के सांसद रहे सरकार के, उन्होंने विकास यहाँ कुछ नहीं करवाया, वो लोगों के दुख सुख में भी नहीं आए ताकि ये हितकारी हो, इस आम जनता के लिए अच्छा हो, उसको चुनना चाहिए। अगर मैं उस अच्छे आदमियों में अच्छे इंसानों में मेरी गिनती है तो मुझे मौका देना चाहिए। या तो कोई बल के पीछे लग गया, बच्चा भी पहले भी एक नॉर्मल इंसान था, आज भी नॉर्मल इंसान है। नमस्कार दोस्तों, फेमस हरियाणवी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बहादुरगढ़ के समाज सेवी व कांग्रेसी नेता श्री राजेश जून जी के पास। नमस्कार राजेश जून जी। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और फिर भी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में परिचय। मैं राजेश जून हल्का बहादुरगढ़ से फेमस हरियाणवी यूट्यूब चैनल को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान आप भविष्य में आपके चैनल को, आपके यूट्यूब चैनल को खूब तरक्की मिले, आप लोगों की आवाज उठाएं, आप सच को सच, झूठ को झूठ लोगों को दिखाने में सक्षम रहे। वैसा भी पहले भी एक नॉर्मल इंसान थे, आज भी नॉर्मल इंसान है। हाँ वो तो है। हम तो एक सरकारी स्कूल में पढ़े हुए नॉर्मल से यहाँ से अपने गांव से हायर सेकेंडरी करके इंडियन एयरफोर्स में सर्विस करी। वहाँ से 10 साल की सर्विस के बाद ही कंपेशनेट ग्राउंड पे डिस्चार्ज लेके हम अपने बिजनेस में आ गए। और पिताजी गांव के सरपंच रहे, 2 बार लोकल समाज के प्रधान रहे 15 साल। तो धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट राजनीति में फैमिली के बैकग्राउंड के हिसाब से आता गया। फिर मैंने 2010 में जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ा, मैं उसमें जिला पार्षद बना, वाइस चेयरमैन रहा। 2014 में बहादुरगढ़ विधानसभा से निर्दलीय विधायक के तौर पे एमएलए का इलेक्शन लड़ा, जो इस बहादुरगढ़ हल्के की बहुत ही सम्मानजनक वोट मुझे मिली। 21% वोट मिली, जो बहादुरगढ़ हल्के का रिकॉर्ड है कि आज तक इतने परसेंट वोट किसी भी निर्दलीय कैंडिडेट को नहीं मिली। वो जनता ने मुझे दी। मेरा अपना इंटरेस्ट रहा है शुरू से ही समाज सेवा में। जैसे कि मेरे आज से उदाहरण है कि मैं सन 95 से 85 में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन करी, 30 नवंबर 94 में मैंने रिजाइन किया। 95 इटसेल्फ में गौशाला में जो आज साल मकर संक्रांति पे लाख रुपए का प्रदान बनता है, वो 95 से कंटिन्यू गौशाला का प्रदान बनता है। 95 से कंटिन्यू, जैसे कि हमारे गांव में 26 जनवरी पे फुटबॉल का खेल होता है, 95 से कंटिन्यू उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। मतलब खुल के खेल कूद में सहयोग करना, गौ माता के धर्म कर्म में सहयोग करना, गरीब आदमी के साथ जुड़ना, कहीं न कहीं हो सके तो उसकी मदद करना, ये मेरा गाँव की बचपन से एक शौक कहो या मेरे लगन कहो रहे। राजेश जी, जैसे चुनावी माहौल चल रहा है तो हम चुनाव पे ही बात करते हैं, तो दीपेंद्र जी का क्या माहौल है? दीपेंद्र जी इस बार बहादुरगढ़ हल्के से जीतेंगे, अच्छी वोटों से जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से। जो पिछले 2014-2019 में जो थोड़ी वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जी बहादुरगढ़ हल्का से जो हार गए, कमलाल मुझे तो है ही है इस बहादुरगढ़ की आम जनता को, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी एज ए सांसद बहादुरगढ़ के लिए वो नेता साबित हुए जो उनके अलावा किसी ने भी इतना 36 बिरादरी के लिए इतना विकास किसी ने भी नहीं करा जो दीपेंद्र हुड्डा जी ने कराया। अब दीपेंद्र हुड्डा जी के मैं काम गिनवाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देखो, आप किसी भी हर एक गांव में खेल का स्टेडियम, मेरे गांव में जितने भी आसपास के मैं जितने गांव में लगभग जानता हूं, हमारे एरिया में सभी गांव में जो गरीब का परिवार उस टाइम के बीपीएल के कार्ड धारक होते थे, सबको मुफ्त प्लाट उन्हीं के टाइम में स्टार्ट करी गई थी, जो आज सफाई कर्मचारी है जी। तो उनके टाइम के तो इस बहादुरगढ़ की बहुत ज्यादा देन है जी। चाहे ITI होगी, आप इतने ओवर ब्रिज हो गए, पाई रोड वाला, सुधा रोड वाला, लाइन पार्क अंडरपास हो गया ना, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप ये कैंसर इंस्टीट्यूट कहो, पता नहीं क्या क्या है उनका, बहादुरगढ़ मेट्रो कहो, ये दीपेंद्र हुड्डा जी के तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और जो यहाँ अभी दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले में पिछली बार लोगों को एक बीजेपी के बहकावा कामयाब हो गया, जो हम बचपन से सुनते थे ना कि भाई हमारा देश गुलाम हो गया था, अंग्रेजों ने गुलाम कर लिया था। क्यों, कैसे हो गया था गुलाम भाई? कि भाई अंग्रेजों की बड़ी तगड़ी पॉलिसी थी और उसमें भारतीय सब फंस गए। क्या पॉलिसी थी अंग्रेजों की? तो उनकी पॉलिसी थी फूट डालो राज, डिवाइड एंड रूल। तो पिछली बार बीजेपी ने 10 साल ऐसा ही किया, फूट डाल दिए हमारे समाज के अंदर। हम जात बरादरी में अलग अलग बांट दी, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये SC है, ये BC है, वो दरार पैदा हमारे अंदर कर दी, जो हम उनके बहकावे में आ गए। तो उस गलती से हमने दीपेंद्र हुड्डा जी से जैसे बहुत ही सज्जन, बहुत ही मेहनती और कर्मठ नेता को हमने हराया, वो हमारी सबकी भूल थी। और आने वाले समय में अब 25 मई को जो वोटिंग हो रही है, उन भूल करने वाले मतदाता को ये एहसास है पिछली बार जो हमारे से भूल हुई है उसका बदला लेंगे। इस बार दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं।
तो यही बात से रिलेट करता हुआ पूछ रहा हूँ जी, जैसे पिछले चुनावों में भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा व राजेंद्र जून जी द्वारा आपसे वादा किया गया था कि अगली सीट आपकी पक्की, तो आप पक्का मान रहे हैं कि बहादुरगढ़ हल्के में विधानसभा टिकट आपको ही मिलेगी। पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार राज कर रही है, तो लोग बदलाव चाहते हैं, तो कांग्रेस के प्रति कैसा माहौल है बहादुर? लोग जो बदलाव चाहते हैं ना, वो लोगों की मजबूरी होगी, जहाँ तक मैं लगता है। हाँ। देखो कि ये जैसे कि हमारे सामने में मास्टर जी बैठे हैं और हमारे घर में, आपके घर में बतेरे नौकरी वाले आदमी थे, तो उनके बाद रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी, सबका कितना इज्जत से सम्मान से गुजारा होता था पेंशन में। अब बीजेपी ने आने के बाद पेंशन ही बंद कर दी, सरकारी नौकरियां ही बंद कर दी। जो सरकारी नौकरियां थी उनको सबको मतलब डीसी रेट वगैरह पे एक प्राइवेट उस पे रेट पे रखने लगे। हाँ जी, तो आप क्या किस पे रखोगे? मान लो आप कोई दुकानदारी करोगे, आपका बिजनेस ठीक चल जाएगा। यहाँ बदमाशों का डर है, यहाँ फिरौती मांगने वालों का डर पैदा हो गया कि आप अगर आप अच्छी पोजीशन के आदमी हो, आप व्यापारी हो, आपको बदमाशी का खतरा। आप नॉर्मल से गरीब आदमी हो, आपके बच्चों के लिए यहाँ ना तो कोई सरकारी स्कूल है, कोई मतलब यहाँ बहादुरगढ़ इतना बड़ा शहर है, यहाँ कहने के लिए 200 बेड का सरकारी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। कोई एक्सीडेंट आए, कोई सीरियस आए, रेफर टू पीजीआई, रेफर टू सेंटर। तो आप जब एक ये हमारे जैसे ये युवा साथी बच्चे खड़े हैं, इनके पास और कुछ नहीं था, तो जिसमें मैं भी एक था, मैं भी डिफेंस पर्सनल हूँ। मैं मेरा तो खानदान ही डिफेंस पर्सनल है। मेरे दादाजी भी आर्मी से मेरे हैं, मेरे पिताजी भी आर्मी से रिटायर हैं, मैं भी एयरफोर्स से रिटायर हूँ। तो ये जो हम उसमें जब पैदा हुए, मैं नौकरी नहीं करता था, उसमें भी मेरे पिताजी की पेंशन आती थी, मेरी दादी जी की पेंशन आती थी, इज्जत के साथ गुजारा होता था। ठीक है, इन जो हमारे बच्चे हैं ये और भी कुछ पढ़ाई में, इनके घर की पोजीशन ज्यादा नहीं है, ज्यादा पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं, ज्यादा फीस नहीं दे सकते हैं, तो एक तो ये बच्चों के अपने हाथ में था कि ये अपने आप को ना नशे से दूर रखते, अपनी अच्छी भाग दौड़ करते, एक्सरसाइज करते। तो ये जहाँ एक आराम सी बात थी कि ये आर्मी में सिलेक्शन होता था हमारे बच्चों का ज्यादा। अब आर्मी की नौकरी भी इन्होंने कच्ची कर दी। 4 साल रखेंगे, 4 आदमी में से 1 आदमी को आगे रखेंगे, 3 को वापस भेजेंगे। यहाँ तो जी जवान के भी सिस्टम खत्म कर दिया, और किसान का जो इन्होंने बार बार वादा करा था कि आपका जो है रेट फिक्स करेंगे, एमएसपी फिक्स करेंगे, वो एमएसपी फिक्स नहीं किया। अगर केंद्र में कांग्रेस सरकार आती है तो बीजेपी का क्या हाल होगा? आपकी जीत फिर पक्की है? देखो साहब, वैसे तो हमें तो अब जो पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से जो बीजेपी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है, बीजेपी डे बाय डे डाउन जा रही है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि सेंटर में कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। बट चलिए, जो वो दूसरे कहते हैं वैसा भी मान ले 1% ना बने, तो हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार को बनने से कोई रोकने वाला ही नहीं है। 100% हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बनेगी ही बनेगी। अच्छा, तो आप देख लेना, बीजेपी की सरकार अब आज 3 निर्दलीय विधायक छोड़ के चले गए और सरकार तो बिल्कुल आज पॉइंट पे खड़ी हो गई। ठीक है, कभी भी 1 विकेट और गिरा सरकार गई। ये सरकार तो वैसे महीना 20 दिन में गिरने वाली है, तो टाइम पास तो खैर इसका करवा देंगे, लेकिन लंगड़ी लूली सरकार होगी, कोई फैसला नहीं ले सकते, कुछ नहीं हो सकेगा। तो हरियाणा में तो फाइनल हो चुका है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि सेंटर में भी बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि सेंटर में ना बौखला गए हैं। आपने सुना होगा, मैंने आप जैसा कोई चैनल पे परसों सुन रहा था, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात में गुजराती भाषा में भाषण दे रहे हैं। वो कह रहे थे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो आपको लूट लेगा, आपकी संपत्ति को। नहीं समझे ना आप? अपनी लोकल आदमी को बोल रहा था, मैं समझाता हूँ आपको, गुजराती बोला था। जैसे आपके घर में 2 भैंस हैं, 1 भैंस को कांग्रेस ले लेगी, आपके घर में 2 बकरी हैं, उसको 1 बकरी को कांग्रेस ले लेगी। अरे यार, आपका लेवल है? प्रधानमंत्री जी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, बरगलाने का, झूठ बोलने का भी कोई लिमिट होती है। तो वो बौखला चुके हैं वो आदमी का तो जाने का। रोहतक लोकसभा में जैसे दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा की टक्कर है, तो दीपेंद्र हुड्डा कहाँ टक्कर है? बिल्कुल भी टक्कर नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है, कई लाख वोटों का फर्क है। टक्कर जो मान रहे हैं उनको हकीकत का, आज की फील्ड का पता ही नहीं है। आज दीपेंद्र हुड्डा जी अरविंद शर्मा जी से कई लाख वोटों से जीतेंगे, जीत रहे हैं। जो टक्कर बता रहे हैं उनको यहाँ की राजनीतिक माहौल का पता ही नहीं है।
अरविंद शर्मा जी बहुत पीछे हैं और दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत वोटों से जीत रहे हैं। टक्कर नाम का शब्द ही खत्म हो चुका है। चलो शब्द खत्म नहीं होता, तो इसी में जैसे दीपेंद्र हुड्डा की क्या खासियत है कि लोग उन्हें वोट दें? दीपेंद्र हुड्डा जी की देखो जी, सबसे बड़ी खासियत तो मैं आपको ये कहूंगा कि दीपेंद्र हुड्डा जी जब भी यहाँ से सरकार के सांसद रहे, उन्होंने एरिया में का विकास करवाया। कंपेरेटिव अभी डॉक्टर अरविंद शर्मा भी यहाँ के सांसद रहे सरकार के, उन्होंने विकास यहाँ कुछ नहीं करवाया। वो लोगों के दुख सुख में भी नहीं आए। वो लोगों से मतलब कोई जाके लोग अपने मिलना चाहे उसके घर में भी तो मिलने का भी सिस्टम ऐसा नहीं था कि आम आदमी मिल रहे। जबकि दीपेंद्र हुड्डा जी का के टाइम में, उनके सरकार के टाइम में, उनके 10 साल के सांसद के टाइम में, 10 साल कांग्रेस का राज था उस टाइम में भी, कोई भी आम आदमी किसी भी बरादरी का, कोई भी अमीर गरीब कोई भी जा करके वहां से वहां जाके मिलता था। जो हमारे जैसे कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, हम पार्टी के लिए काम करते हैं, उसके लिए भी वही सिस्टम था मिलने का। एक बिल्कुल अनजान आदमी का वही था। एक आम आदमी की दीपेंद्र हुड्डा जी के पास पहुंच थी, उनकी सुनवाई थी, उनके काम करते थे। तो दीपेंद्र हुड्डा जी के मुकाबले में जैसे कि अब लोगों ने बदलना चाहा, दीपेंद्र हुड्डा जी 15 साल सांसद रह गए थे कि लोगों ने ये मान लिया होगा शायद कि भाई 15 साल में दीपेंद्र हुड्डा जी जो काम करे क्या पता दूसरा कोई इससे भी अच्छा हुआ। लेकिन वो दूसरे को मौका दे करके लोगों ने एक पता चल गया कि कौन इंसान कैसा है, कौन नेता कैसा है। दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले में दूसरा कोई नेता यहाँ टिकने का सवाल ही नहीं होता, कोई मुकाबला ही नहीं होता। दीपेंद्र हुड्डा जी इंसानियत तौर पे बहुत अच्छे हैं, एक नेता के तौर पे बहुत अच्छे साबित हुए हैं। तो आने वाला टाइम लोगों की नज़र में और लोगों का आशीर्वाद मैक्सिमम दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए है और वो भारी बहुमत से फिर से। बहादुरगढ़ हल्के की जनता आपको भावी एमएलए के रूप में देखना चाहती है, तो आप बहादुरगढ़ की जनता को क्या अपील करोगे? मैं बहादुरगढ़ की जनता को ये कहना चाहूंगा कि जो इंसान इस जनता के लिए हितकारी हो, इस आम जनता के लिए अच्छा हो, कोई चुनना चाहिए। अगर मैं उस अच्छे आदमियों में, अच्छे इंसानों में मेरी गिनती है तो मुझे मौका देना। आप देखिए, आप 9:30 बजे है, आप मुझे सुबह के 8:30 बजे कभी भी यहाँ चेक कर लो। मैं वो आदमी हूँ कि इस बहादुरगढ़ में हल्के में रहता हूँ, लगभग 13 से 14 घंटे 100% अपने घर से बाहर रहता हूँ और हल्के में रहता हूँ, चाहे मैं अपने ऑफिस में हूँ, चाहे किसी के दुख सुख में हूँ। मैं उनके लिए अभी मुझे करने का लिए देखो भाई कोई मौका ज़्यादा मिला ही नहीं है। कुछ कर पाए हैं तो मेहनत करके अपना छोटा मोटा अपना व्यापार करते हैं, उसमें भगवान 2 रुपये की कमाई देता है तो उसमें से 1.5 रुपया समाज में खर्च कर देते हैं। हमें ये मुझे टीस है कि जो एक एमएलए का कर्तव्य होता है वो, मैं पिछले 30-35 साल की राजनीति को जानता हूँ बहादुरगढ़ के। वो पिछले 30-35 साल की राजनीति में जितना मैंने जो एमएलए देखे हैं, वो उसने अपना पूरा कर्तव्य किसी ने भी नहीं निभाया है। या तो कोई धन के पीछे लग गया, या कि कोई किसी की दूसरे की मरोड़ निकालने के चक्कर में लग गया, या कोई जात पात के चक्कर में घुसा रह गया, या कोई ऐसा निठल्ला और आलसी आदमी बन जाता है जो अपने आप को राजा महाराजा मानता है। वो आम आदमी से मिलता ही नहीं, पब्लिक के बीच में आता ही नहीं। अब आप मानिए ना कि आज से तकरीबन पिछले महीने बच्चों के एडमिशन थे। मैं यहाँ से ऑफिस से निकल रहा हूँ, बाहर से एक साइकिल पे एक आदमी आता है, वो जुन साहब राम 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 जी राम, भाई साहब मेरा एक छोटा सा काम करवा दो। और मैं विधायक के ऑफिस के चक्कर काट काट के थक गया, विधायक जी मुझे मिलते ही नहीं। मैंने उनसे पूछा क्या काम है जी बताओ, कि जी 11वीं क्लास में मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो रहा है। मैंने कई 2 स्कूलों में ट्राई करी, उस बेटिया का एडमिशन हो गया। वो लाइन पार क्षेत्र से थे, उसने जाके खुशी खुशी में ये चर्चा कर दी, मेरा एडमिशन राजेश ने करवा दिया। मेरे ऑफिस में लाइन ही लग गई, एक करके मैंने 17 एडमिशन करवा दिए बच्चों के। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई सुनने वाला हो, टाइम देने वाला हो, तो एक आदमी उन जिन 17 बच्चों के एडमिशन हुए ना, भाई साहब वो एहसान मान रहे हैं। उन बच्चों का कैरियर हो सकता है, उस बच्चे का किसी न किसी करके का कैरियर अच्छा। तो मैं तो आपको, मैं इस पब्लिक को, बहादुरगढ़ की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे आदमी को मौका दो, जो एक तो इस जात बरादरी के शब्द को खत्म कर दे, अमीर गरीब के शब्द को खत्म कर दे, जरूरत वाले की बात को उठाए, सबके काम आए, ऐसे आदमी को मौका दो। उनमें से अगर राजेश जून के लिए बात फिट बैठती है तो मुझे एक बार 5 साल का मौका दे के दिखाओ। मुझे लगता है कि मैं एक समाज के हित में, आम पब्लिक के हित में, इस भाईचारे के 36 बरादरी भाईचारे को जोड़ने के लिए
एक बहुत अच्छा एमएलए साबित होगा। धन्यवाद। और आप हमारे जो चैनल के दर्शक हैं उनको भी अपनी तरफ से धन्यवाद कर रहे हो। चैनल के बारे में कुछ? ठीक है पंकज भाई, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये आप जो फेमस हरियाणवी यूट्यूब चैनल जो आपने अभी चलाया है, थोड़े दिन से बता रहे हैं चलाया है जी, आपके आपके जो डायरेक्टर साहब हैं वो मेरे सलाहकार भी हैं, मेरे मददगार भी हैं, मेरे दोस्त हैं। तो मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी पूरी टीम का भविष्य उज्जवल हो, आप इस लाइन में अच्छे कामयाब हों। और आपसे भी अपील करता हूँ कि ये लाइन ऐसी है कि सच को सच कहें, सच को सच। सबकी मदद करें। बुराई किसी में, मेरे राजेश जून में कोई बुराई है तो उस बुराई को खुल के बोल दें। तो मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके ये जो लाइन है इसको सही तरीके से आगे बढ़ाएं और परमात्मा आपको कामयाबी दें। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।